मैं संजीव यादव सनरे कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, आपको पता है कि आपकी ऑनलाइन क्लासेस प्रारंभ हैं और उन क्लासेस में आपको मैं अभी सॉलिड स्टेट पढ़ा रहा हूं। इसके 6 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम 7वां लेक्चर आपको पढ़ा रहे हैं। आज का जो लेक्चर है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्यों है? इसलिए है कि सॉलिड स्टेट से परीक्षाओं में 100% एक न्यूमेरिकल आता है और वो जो न्यूमेरिकल है वो घनत्व से संबंधित होता है कि किसी भी क्रिस्टल का अगर हम घनत्व ज्ञात करना चाहें तो घनत्व कैसे ज्ञात करेंगे। ये मैंने आपको बता दिया कि यहाँ से हर साल आपको एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल मिलता है। हम किस तरीके से घनत्व निकालते हैं ये सीखने वाले हैं, ठीक है ना। मैंने अभी तक की जितनी भी क्लासेस हुई इन सभी में जो भी चीज़ें आई उनको विद रीजन मैंने आपको समझाया। जैसे कि लास्ट क्लास की ही बात कर ले हम कि हमने कहा था कि एक रिलेशन होता है RB बराबर 0.155 इंटू RS। ये रिलेशन होता है। ये रिलेशन होता कैसे है? आपने देखा कि लास्ट क्लास में मैंने इसका पूरा आपको डेरिवेशन करके दिखाया था, पूरा सिद्ध करा दिया था कि RB बराबर 0.155 RS कैसे होता है। आज का जो टॉपिक है बच्चों वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक में हम घनत्व की गणना करना सीखेंगे और ध्यान रखिएगा कि निश्चित तौर पर न्यूमेरिकल यहाँ से आएगा। ठीक, थोड़ा सा ध्यान देंगे आप आसानी से समझ जाएंगे। एक्चुअल में मैं आपको बताऊं कि घनत्व निकालने का सूत्र होता है D बराबर Z इंटू एम वटे AQ इंटू NA। ये होता है बेटा ये। लेकिन अब ये बात आती है, आप लोग कमेंट भी करते, जैसा कि लास्ट क्लास में भी हमने देखा था, बच्चे कह रहे थे कि सर RB इज इक्वल टू 0.155 RS कैसे होता, तो उसका हमने आपको पता होगा कि डेरिवेशन कराया था। आज हम इसी की चर्चा करेंगे कि इससे संबंधित आंकिक प्रश्न किस तरीके का आता है। और उससे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है, ये तो कोई भी आराम से कर सकता है कि इसका मान ये लगा दीजिए, फार्मूले में लगा करके कैलकुलेशन आपको आती है। लेकिन मेन चीज़ ये है कि ये फार्मूला आया कहाँ से। आपके मन में निश्चित तौर पर ये वाला क्वेश्चन उठ रहा होगा। ठीक, तो अभी आप थोड़ा 5 मिनट वेट करिए, आपकी जो ये उत्सुकता है वो समाप्त हो जाएगी कि ये D इज इक्वल टू Z इंटू एम अपॉन AQ इंटू NA ये कैसे होता है। आप अपनी नोटबुक पर इस पर नोट करिए कि सर ये प्रूव कराने वाले कि D इज इक्वल टू Z इंटू एम अपॉन AQ इंटू NA कैसे होता है, ठीक है ना। न्यूमेरिकल तो बहुत आसान होगा, इसको आप देखेंगे कि कैसे होता है। तो ध्यान देंगे, मैं हेडिंग डालता हूं बेटा, क्रिस्टल का घनत्व ज्ञात करना। काय का? क्रिस्टल का। क्रिस्टल का घनत्व ज्ञात करना। किसका घनत्व ज्ञात करना बेटा? क्रिस्टल का। काफ़ी महत्वपूर्ण है। कैसा है? काफ़ी महत्वपूर्ण है कि हम किस तरीके से क्रिस्टल के घनत्व की गणना करेंगे। आइए बच्चों, एक फॉर्मूला है, शायद आप लोग जानते हो और सभी लोगों ने ये संभवतः पढ़ा होगा, लेकिन अगर दिमाग से उतर रहा है तो कोई बात नहीं। क्या पहली ही क्लास में इस तरीके का फॉर्मूला आया भी था कि ये होता है बेटा D बराबर M अपॉन V। क्या कहेंगे इसको? घनत्व बराबर द्रव्यमान वटे आयतन। बताइए, जानते हैं कि नहीं जानते? घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान बट्टे आयतन होता है। ये फॉर्मूला अगर आप जानते होंगे, घनत्व को कैसे प्रदर्शित, ये हो गया, द्रव्यमान क्या हो गया, आयतन क्या हो गया, तो हम आसानी से इस डेरिवेशन को सॉल्व कर सकते हैं।
क्या कि घनत्व बराबर द्रव्यमान बट्टे आयतन। एक ये बात आपको ध्यान रखनी है, लिख लीजिए अपनी नोटबुक पर कि घनत्व बराबर द्रव्यमान बट्टे आयतन, करेक्ट। और एक बात और लिख लें, कौन सी? 11th क्लास के पहले ही चैप्टर में पढ़ाई जाती है, आपको पता होनी चाहिए। क्या? 1 मोल बराबर 6.022 गुणा 10 की घात 23 कण। इन कणों की जगह पर आप कुछ भी ले सकते हैं, अणु परमाणु कुछ भी, तो हम इसको चाहे तो इसमें जो लगेगा वहां आप कहेंगे परमाणु, करेक्ट। 1 मोल बराबर कितना होता है? 6.022 गुणा 10 की घात 23। इसको कहा जाता है मोलर द्रव्यमान। ये जो कण होते हैं इनका जो द्रव्यमान होगा, इतने परमाणुओं का जो द्रव्यमान है वो क्या कहलाएगा? मोलर द्रव्यमान। और इसी को कहते हैं आवोगाड्रो संख्या, जिसको हम Na से प्रदर्शित करते हैं। 11th में पढ़ा भी होगा, Na इज इक्वल टू 6.022 इंटू 23, ये भी आप कह सकते हैं, ठीक है ना। तो ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। कौन कौन सी? एक घनत्व बराबर द्रव्यमान बट्टे आयतन, और 1 मोल बराबर 6.022 गुणा 10 की घात 23 परमाणु। और ये इनके जो परमाणुओं का द्रव्यमान वो किसके बराबर होता है? मोलर द्रव्यमान के बराबर होता है। इस संख्या को हम एवोगैड्रो संख्या कहते हैं। और एवोगैड्रो से A और नंबर से N क्या कहेंगे? आप इसको कहेंगे एवोगैड्रो नंबर, ठीक है ना। तो एवोगैड्रो का क्या आ गया? A आ गया, और नंबर का क्या आ गया बेटा? N आ गया, ठीक है। ये 11th की बात है, लेकिन मैंने एक बार रिपीट कर दी, करेक्ट। आइए इनको शायद आप इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि इसी की अभी जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है ना। चले बेटा आगे देखते हैं। चलिए अब हम वहीं से शुरुआत करते हैं। कहाँ से? बताया था हम जानते हैं, वी नो दैट। हम जानते हैं, क्या जानते हैं? देखेंगे, यही कि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। इसमें कोई नई बात तो है नहीं बेटा, ठीक है ना। इसी सूत्र को थोड़ा और आगे बढ़ाइए, तब एकक कोष्ठिका का, ये सब में लगा दीजिए आप, इसमें भी लगा दो, इसमें भी लगा दो, इसमें भी लगा दो, ठीक है ना। एकक कोष्ठिका का क्या बताइए? यहां क्या लिखेंगे? घनत्व, ठीक है ना। फिर ऊपर क्या लिखेंगे बताओ? एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान, नीचे एकक कोष्ठिका का आयतन। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए शायद आपको, कुछ नहीं। हम जानते कि घनत्व बराबर द्रव्यमान बट्टे आयतन। अब यह घनत्व किसका? तो एकक कोष्ठिका क्रिस्टल की बात हो रही है। एकक कोष्ठिका का घनत्व, एकक कोष्ठिका का घनत्व बराबर क्या? एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान बट्टे एकक कोष्ठिका का आयतन, करेक्ट। अब आगे की बात ध्यान देंगे, आप इसको चाहे तो डाल दीजिए इक्वेशन नंबर 1, ठीक। अगर मैं एकक कोष्ठिका की बात करूं, अगर मैं काय की बात करूं? एकक कोष्ठिका की, तो ये आपके पास एकक कोष्ठिका है, ये, ठीक है ना। घनीय स्ट्रक्चर है, तो इसकी भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी? A हो जाएगी।
जब ये ए हो जाएगी तो आप जानते हैं कि घन की भुजा दी हो तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यू होता है। तो भुजा क्यू होता है तो फिर क्या हो जाएगा, ए क्यू हो जाएगा। तो हम अगर एकक कोष्ठिका के आयतन की बात करना चाहें तो बताओ बेटा वो क्या हो जाएगा, ए क्यू। अब रही बात क्या है कि एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान निकालना है हमको। क्या निकालना है, एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान। ठीक है ना, इतना आप ध्यान रखिए। आगे चलेंगे। परंतु क्या 1 मोल बराबर 6.022 गुणा 10 की घात 23। अभी पढ़ाया था 1 मोल में कितने परमाणु होते हैं, 6.022 गुणा 10 की घात 23 परमाणु। करेक्ट। हम इसको, इन परमाणुओं का जो द्रव्यमान होगा उस द्रव्यमान को हम मोलर द्रव्यमान कह सकते हैं। 1 मोल का द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान। ठीक है ना। यहीं से आप निकाल लीजिए। क्या निकालेंगे, यही कि ये हमारे पास क्या है बेटा, मोलर द्रव्यमान प्रदर्शित किया जाता है कैपिटल एम से। किससे, एम से। यहाँ से कह देंगे कि इतने परमाणुओं का जो द्रव्यमान है वो मोलर द्रव्यमान के बराबर है। तो ये लिख सकते हैं 6.022 गुणा 10 की घात 23 परमाणुओं का जो द्रव्यमान है, परमाणुओं का द्रव्यमान बराबर क्या हो गया, मोलर द्रव्यमान अर्थात एम हो गया। हम एक परमाणु के द्रव्यमान की बात कर लें। एक परमाणु का अगर आप द्रव्यमान निकालना चाहें तो बताओ क्या हो जाएगा, m अपॉन 6.022 गुणा 10 की घात 23। करेक्ट। लेकिन बेटा एक बात बताइए, ये जो संख्या है ये कौन सी संख्या है, एवोगैड्रो संख्या। और एवोगैड्रो संख्या को कैसे प्रदर्शित किया जाता है, तो अभी बताया था एवोगैड्रो से ए और संख्या मतलब नंबर, तो एन ए से प्रदर्शित करते हैं। तो बताइए ये क्या हो गया, ये हो गया बेटा m बट्टे एन ए। बताओ भाइयों किसी को कोई समस्या हो, फिर एक बार मैं बता देता हूं कि 1 मोल बराबर 6.022 गुणा 10 की घात 23 परमाणु। इन परमाणुओं का द्रव्यमान किसके बराबर होता है, मोलर द्रव्यमान के बराबर। तो 6.022 गुणा 10 की घात 23 परमाणुओं का द्रव्यमान मोलर द्रव्यमान के। तो एक परमाणु के द्रव्यमान की बात करें तो ये जो संख्या है अगर एक का निकालते तो ये संख्या काय में आ जाएगी, भाग में। और आप जानते हैं कि इस संख्या को एवोगैड्रो संख्या कहा जाता है, जिसको एन ए से प्रदर्शित करते हैं। कैसे प्रदर्शित करते हैं, एन ए से। बताइए यहाँ से कोई, किसी को कोई आपत्ति। एक परमाणु का जो द्रव्यमान है वो m बट्टे एन ए होगा। कितना होगा, m बट्टे एन ए। आगे आ जाइए, एक परमाणु का हो गया। अब देखिए ये जो एकक कोष्ठिका है इसके अंदर परमाणु मौजूद होते हैं। करेक्ट। ये एकक कोष्ठिका, इसके अंदर क्या मौजूद होते हैं, परमाणु। अगर मान लीजिए कि हमारे पास जैसे ये एकक कोष्ठिका है, मान लिया हमने, ठीक है ना, ये एकक कोष्ठिका है। एक परमाणु अगर इसके अंदर होगा तो उसका द्रव्यमान कितना होगा, एक परमाणु का द्रव्यमान m बट्टे एन ए। अगर मान लो इसमें 2 परमाणु है तो क्या किया जाएगा, फिर बताइए। तो आप 2 का गुणा कर देंगे, 3 होंगे तो 3 का, 4 होंगे तो 4 का, इस तरीके से करेंगे। ठीक है। तो देखिए अब हम बात करेंगे तब एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान, एक एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान। थोड़ा गौर करिए, इस एकक कोष्ठिका का आप द्रव्यमान निकाल रहे हैं तो इसका जो द्रव्यमान आप निकालेंगे, किसी का भी द्रव्यमान, मैंने बता दिया कि ये एकक कोष्ठिका है। हमने कहा कि इसके अंदर 2 परमाणु मौजूद हैं। ये जो एकक कोष्ठिका है इसके अंदर 2 परमाणु मौजूद हैं।
एक परमाणु का द्रव्यमान m/Na है, तो दो परमाणुओं का फिर पूरी एकक कोष्ठिका का क्या हो जाएगा? आप जानते हैं कि इसके अंदर दो हैं और एक का द्रव्यमान आपके पास है, तो आप दो का गुणा कर देंगे। अर्थात आप अगर इसको लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या इंटू एक परमाणु का द्रव्यमान, एक परमाणु का द्रव्यमान, ठीक है ना। अब एक एकक कोष्ठिका का आप द्रव्यमान निकाल लें, उस एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या कितनी है और एक परमाणु का द्रव्यमान कितना है, तो देख लो बेटा, एक परमाणु का द्रव्यमान आप निकाल चुके हैं, है ना। इसको आप चाहो तो समीकरण नंबर इसको 2 डाल दो, ये 1 हो गया, इसको 2 डाल दो, ठीक है ना। एक बात और ध्यान रखेंगे कि परमाणुओं की संख्या को Z से प्रदर्शित करते हैं। किससे? Z से। आइए, बराबर परमाणुओं की संख्या क्या होगी बेटा? Z। एक परमाणु का द्रव्यमान बोलो कितना है? m/Na, m/Na। ध्यान रखिएगा, परमाणुओं की संख्या एक एकक कोष्ठिका में कितने परमाणु होंगे, तो आपको बताया था कि सरल घनी जालक में कितने होते हैं या आद्य एकक कोष्ठिका में कितने होते हैं, कमेंट में बताइए फटाफट। आद्य एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? आप जानते हैं कि आद्य एकक कोष्ठिका में घटक कण केवल कोनों पर होते, तो कोनों का 1/8 लिया जाता, तो 8 × 1/8 बराबर 1 हो गया, तो आद्य एकक कोष्ठिका होगी उसमें 1। अगर अंतः केंद्रित की बात करें तो उसमें कितने होते हैं? 2। अगर फलक केंद्रित की बात करें तो उसमें कितने होते हैं? 4, है ना। तो लेकिन परमाणुओं की संख्या को प्रदर्शित कैसे करेंगे? Z से, करेक्ट। अब ऐसा करिए, इसको डाल दीजिए समीकरण नंबर 3। अब आपको कुछ नहीं करना है, घनत्व को कैसे प्रदर्शित किया जाता है? D से। एक एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान पूरा कैलकुलेट किया, यहां से पूरी स्टोरी इसी की तो चली है, ठीक है ना। तो यहां देखेंगे एक एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान ये आ जाएगा Z × m/Na आयतन। चले अब बताते हैं, एकक कोष्ठिका की भुजा और एकक कोष्ठिका की भुजा कितनी मान रखी है आपने? A। तो आयतन कितना हो जाएगा? तब एकक कोष्ठिका का आयतन बराबर होता क्या है? भुजा Q, अर्थात AQ आ गया, ठीक है ना। ये हो गया। अब आप लिखेंगे तब या अतः समीकरण 1 में उपरोक्त मान रखने पर, उपरोक्त मान रखने पर रख दीजिए एकक कोष्ठिका का घनत्व, एकक कोष्ठिका का घनत्व D बराबर, ऊपर एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान देखो बेटा, एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान लगा दीजिए ऊपर, क्या है? Z × m/Na बटे नीचे क्या है? एकक कोष्ठिका का आयतन। आयतन बताइए कितना आपने कैलकुलेट कर लिया? AQ। घनत्व क्या होता है? D बराबर Z × m/Na को ले आइए नीचे, Na बराबर AQ। देखो क्या आ गया कि नहीं आ गया, जो अभी आपको हमने बताया था कि ये कैसे होता है। तो बेटा ध्यान रखिए, इस तरीके से ये होता है। वंस एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, वैसे ऐसी गुंजाइश बचती नहीं है। हम जानते हैं घनत्व बराबर द्रव्यमान बट्टे आयतन।
लेकिन घनत्व काय का, एकक कोष्ठिका का, तो यहाँ लिख दीजिए एकक कोष्ठिका का घनत्व बराबर एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान बटे एकक कोष्ठिका का आयतन। इसको डाल दीजिए समीकरण नंबर 1। अब ये आप पुरानी बात ले लेंगे, आपने 11th क्लास में पढ़ी होगी कि 1 मोल बराबर कितना होता है 6.022 गुणा 10 की घात 23 परमाणु। लेकिन इन परमाणुओं का जो द्रव्यमान है वो किसके बराबर होता है, मोलर द्रव्यमान के बराबर होता है। 6.022 गुणा 10 की घात 23 परमाणुओं का द्रव्यमान बराबर मोलर द्रव्यमान। तो एक परमाणु का द्रव्यमान निकालेंगे तो बताओ मोलर द्रव्यमान बट्टे क्या, इस संख्या को भाग में ले जाएंगे। लेकिन ये संख्या किसके बराबर होती है, एवोगैड्रो संख्या के बराबर होती है। एवोगैड्रो संख्या को कैसे प्रदर्शित किया जाता है, Na से, ठीक। तब अब हम एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान निकालें तो जैसे मान लीजिए ये एकक कोष्ठिका, इसका अगर द्रव्यमान निकालना तो आप जानते हैं कि इसके अंदर जितने भी परमाणु होंगे, परमाणुओं की संख्या और एक परमाणु का जितना द्रव्यमान होगा, जैसे 2 परमाणु हैं तो 2 का गुणा कर देंगे एक परमाणु में, तो परमाणुओं की संख्या इंटू एक परमाणु का द्रव्यमान। परमाणुओं की संख्या को बोलो कैसे प्रदर्शित किया जाता है, Z से। एक परमाणु का द्रव्यमान आप निकाल चुके M/Na, इसको समीकरण नंबर 3 डाल दिया। और एकक कोष्ठिका की भुजा कितनी है, A, तो एकक कोष्ठिका का आयतन क्या हो जाएगा, भुजा Q, AQ हो गया। ये जो मान है इनको समीकरण नंबर 1 पे पुट कर दीजिए। एकक कोष्ठिका का घनत्व D बराबर एकक कोष्ठिका का द्रव्यमान ये निकला Z/M/Na अपॉन आयतन निकाल दिया AQ। बस इस तरीके से ये प्रूव हो गया, ठीक। उम्मीद है कि सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब पता है आपको जहां D क्या है घनत्व, Z क्या है परमाणुओं की संख्या, M क्या है आपको बताया था मोलर द्रव्यमान, Na क्या है बता दीजिए एवोगैड्रो संख्या, AQ क्या है ये आयतन है, भुजा होगी भुजा का Q हो जाएगा, ठीक है ना। पता चल गया। D क्या है बेटा घनत्व, Z परमाणुओं की संख्या, M द्रव्यमान हो गया मोलर द्रव्यमान उसका, Na एवोगैड्रो संख्या, AQ हमारा ये बन गया। अब हम इससे न्यूमेरिकल अगर करते तो यहाँ कुछ बातें ध्यान रखनी है। फॉर SCC सिंपल क्यूबिक सरल घनी जो आद्य जिसको बोलते हैं उसके लिए फॉर Z बराबर 1, ध्यान आपको बताया था कि सरल घनी या आद्य एकक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या 1 होती है। फॉर BCC Z बराबर कितना होता है 2, FCC Z बराबर आप लोग जानते होंगे कितना होता है 4। बाकी सब पुरानी बातें हैं। Na एवोगैड्रो संख्या जिसका मान 6.022 गुणा 10 की घात 23 होता है, और A भुजा होगी, Z परमाणुओं की संख्या ये हमने लिख दी है, और M क्या होगा हमारा मोलर द्रव्यमान होगा। M क्या होगा मोलर द्रव्यमान, ठीक है बच्चों। इस तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये पूरा का पूरा हमारा यहाँ पर डेरिवेशन समाप्त हुआ। अब हम बात करने वाले हैं किसकी, कि इससे न्यूमेरिकल किस तरीके का आता है, इससे न्यूमेरिकल किस तरीके का आता है, ठीक है ना। न्यूमेरिकल कैसे आएगा, इस सूत्र को कैसे इस्तेमाल करेंगे, और ध्यान रखिए कि ये जो घनत्व निकलता है वो ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में निकलता है, ठीक है। हाँ सेव कर रहे हो, तो देखिए बच्चों अभी हमने जो आपको फॉर्मूला बताया था किस तरीके से आएगा वो आप लोगों ने देखा। इससे संबंधित किस तरीके के आंकिक प्रश्न हो सकते हैं उसका हमने एक सैंपल लिया है। देखिए जो बोर्ड पर लिख दिया हमने सैंपल, उसको देखिए। क्रोमियम की संरचना अंतः केंद्रित परमाणु होती है। अंतः केंद्रित है, कैसी है क्रोमियम की संरचना अंतः केंद्रित, करेक्ट। इसकी सेल कोर की लंबाई, कोर की लंबाई वही A जो भी बताया था कि जो यूनिट सेल बनेगा उसकी जो कोर की लंबाई होगी उसको A से प्रदर्शित करेंगे। कोर की लंबाई कितनी है 300 पिकोमीटर। तब क्रोमियम का घनत्व ज्ञात कीजिए। बताया था फॉर्मूले में घनत्व ही निकालना होता है। जब दिया है Cr बराबर 52 ग्राम प्रति मोल, मोलर द्रव्यमान दिया है किसका क्रोमियम का, ठीक है ना। आइए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सॉल्यूशन, इस तरीके का क्वेश्चन हर साल आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो देखेंगे, ठीक है ना।
आगे न्यूमेरिकल मैं आपको डिटेल में कराऊंगा, उसके लिए सीट आपकी तैयार है, ठीक है ना। समय उचित समय मिलेगा तभी आपके इस चैप्टर के न्यूमेरिकल स्टार्ट कर दिए जाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए बेटा, क्रोमियम की संरचना अंतः केंद्रित है, अंतः केंद्रित, जिसको BCC कहते हैं। अभी बताया था BCC के लिए Z का मान कितना होता है, कमेंट में बताइए जल्दी। BCC के लिए Z का मान कितना होता है, ठीक है। देखें, फॉर BCC के लिए क्या Z बराबर 2, करेक्ट। आगे चलिए, कोर की लंबाई A बराबर 300 पिकोमीटर, जो फॉर्मूला बताया था वो ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में चलता है, ये पिकोमीटर है। तो पिकोमीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि पिकोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए कितने का मल्टीप्लाई करेंगे। फटाफट कमेंट में इसका आंसर दीजिए कि इसमें कितने का मल्टीप्लाई किया जाए कि ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाए, बताइए जल्दी। तो आपको पता होगा 10 टू दी पावर माइनस के 10, ठीक है ना। तो हमने एक पिकोमीटर बराबर 10 की घात माइनस 10 सेंटीमीटर होता, हमने इसका मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया बेटा क्या, सेंटीमीटर। आगे देखें कि क्रोमियम का घनत्व ज्ञात कीजिए, D बराबर साइन ऑफ इंटेरोगेशन। D आपको फाइंड आउट करना है, D क्या करना, आपको फाइंड आउट करना है। आगे Cr के लिए हमारा जो ग्राम प्रति मोल, मोलर द्रव्यमान की बात होती है ग्राम प्रति मोल में, तो कैपिटल M बराबर कितना आ गया, 52 ग्राम प्रति मोल। अब एवोगैड्रो संख्या को कैसे प्रदर्शित किया जाता है, एवोगैड्रो संख्या होती है Na बराबर 6.022 गुणा 10 की घात 23। ये क्वेश्चन में नहीं होगा, आप इसको खुद कर ले लेंगे। आ जाइए, सारे वैल्यूज पता है, लगा दीजिए। वी नो दैट, क्या जानते बताएं बेटा, D बराबर Z इंटू M अपॉन AQ इंटू NA। बताइए Z का मान कितना है, 2, M कितना है 52, उसके बाद A का मान कितना है, पिकोमीटर में था सेंटीमीटर में चेंज कर लिया क्योंकि ये वैल्यू ग्राम में दिया था, तो ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में आता है ये। तो ये क्या हुआ बताइए, AQ है, A का मान इतना है, तो ये हो गया 300 इंटू 10 टू दी पावर माइनस के 10, और उसका क्या कर देंगे Q इंटू, और देखेंगे NA, बताओ NA का मान कितना होता है, ये लिखा हुआ बेटा 6.022 गुणा 10 की घात 23, ये आ गया, ठीक है ना। सारे वैल्यूज पता चल गए आपको। अब आगे चलेंगे, D बराबर 2 गुणा 52 बटे क्यूब इस खोलिए, तो 300, ठीक है ना, 3 बार आ गया। और आप जानते हैं कि घात के ऊपर घात होती है तो घात का घात में गुणा हो जाता है ना। 10 टू दी पावर माइनस के 10 इंटू 6.022 गुणा 10 की घात 23 आ गया, ठीक है बेटा। खोल दिया, इसको 3 बार लिखा, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। अब 10 की घात माइनस 10, 10 की घात माइनस 10, 10 की घात माइनस 10, इसको लिखते तो भी वही कंसेप्ट लगता है कि आधार समान होता तो घातें जुड़ जाती तो भी इतना आता। अब ये घातें किसकी है, माइनस की, ये घात किसकी है, प्लस की। इससे क्या करेंगे, इसको कैंसिल कर लीजिए, या चाहो तो इसको ऊपर ले जाओ। D बराबर 2 गुणा 52 गुणा 10 की घात प्लस के 30, अब प्लस की हो जाएगी, नीचे से ऊपर जाएगी, अपॉन 300 इंटू 300 इंटू 300
इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक, इससे इसको कैंसिल कर दीजिए। 10⁻, कितना आ गया? 7 आ गया। जानते होंगे कि आधार समान होता है तो घातें घट जाती हैं, तो 30 में से 23 जाएगा, 7 बचेगा। ठीक है ना। अब पॉइंट हटाइए, 0 बढ़ाइए, या फिर ऐसा करिए, इनसे ये कर दे बना लीजिए, तो आप देख पाएंगे क्या 1 2 3 4 5 6 जीरो से इसको कैंसिल कर लेना। अब रह गए आपके पास जो वैल्यू, उनका आप आपस में मल्टीप्लाई कर देना। ठीक, जगह नहीं है तो आप लोग इसकी कैलकुलेशन करके और कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। इस तरीके से बच्चों इसका सैंपल प्रॉब्लम यहाँ पर समाप्त हुआ कि घनत्व से किस तरीके के सैंपल प्रॉब्लम आ सकते हैं, वो मैंने आपको बताया किस तरीके का क्वेश्चन आता है और उनको पूछ लिया जाता है। ठीक, अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। कहाँ चलते हैं? इसका आंसर आएगा जो भी आए ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, जो भी आए कमेंट बॉक्स में आप हमें बताइए। ठीक है ना। ठीक, चलिए अब अगले टॉपिक की ओर। ठीक है बच्चों, आपको होमवर्क दिया है हमने कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, उसको आप सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे हमें। ठीक है ना। अब हम अगले टॉपिक को उठाते हैं। अगला टॉपिक है आपका त्रिज्यानुपात। त्रिज्यानुपात, रेडियस रेशियो। त्रिज्यानुपात, रेडियस रेशियो, ऊपर सही है, कोई दिक्कत नहीं, पर्याप्त है। त्रिज्या अनुपात एक्चुअल में क्या है और ये इसकी ज़रूरत क्या पड़ती है हमको, ध्यान दीजिए। आपको हमने बताया था कि ठोस 4 तरीके के होंगे, जो क्रिस्टली ठोस होंगे वो कितने तरीके के होंगे? 4। एक आणविक, एक आयनिक, एक धात्विक, एक सहसंयोजी। आयनिक ठोसों में क्या होता है? एक धनायन होता है, उसके साथ में एक ऋणायन होता है। जैसे ए धनायन, उसके साथ दूसरा पार्टिकल क्या होगा? ऋणायन, फिर ए धनायन, फिर बी ऋणायन। इस तरीके से कंडीशन चलती है। इनके जो साइज होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, ये मत सोचिए कि समान साइज है इनके। ठीक है ना। एक बड़ा होगा, एक कैसा होगा? छोटा। अगर देखें आप तो कुछ इस तरीके से, ये छोटा हो गया। अगर इसकी बात करें तो इसमें भी देख लेंगे, ये भी कैसा हो जाएगा? छोटा। एक बड़ा, एक छोटा। इस तरीके से सामान्य तौर पर ये होता है। अब त्रिज्यानुपात है क्या? देखिए, रेडियस रेशियो बराबर आर धनायन बटे आर ऋणायन। क्या है बेटा? आर धनायन अपॉन आर ऋणायन। आर धनायन क्या होगी? आर का मतलब क्या होता है? त्रिज्या, और धनायन मतलब धनायन की त्रिज्या। ये जो धनायन है इसकी त्रिज्या, ऊपर क्या लिखेंगे? धनायन की त्रिज्या होती है आर धनायन, और नीचे क्या है बेटा? ऋणायन की त्रिज्या। बोलो इसको किससे प्रदर्शित करेंगे? आर ऋणायन से। ठीक है ना। तो ये इस तरीके से यहाँ से फॉर्मूला बनता है, और इसी फॉर्मूले से हम डेफिनेशन तैयार करते हैं। क्या तैयार करते हैं? डेफिनेशन। आइए बच्चों, ये धनायन ऋणायन, ये कैसे क्रिस्टलों की टेंडेंसी होती है? धनायन ऋणायन, आयनिक क्रिस्टल की बात होती है। किसकी बात होती है? आयनिक क्रिस्टल। ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं कि किसी भी आयनिक क्रिस्टल में, बोलिए क्या? किसी भी आयनिक क्रिस्टल में धनायन की त्रिज्या और ऋणायन की त्रिज्या अगर ऊपर नीचे, तो इसको अनुपात कहते हैं। जैसे A/B, आप इसको क्या लिख सकते हैं?
A अनुपात B, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? तो क्या परिभाषा होगी बताइए? यही परिभाषा कि किसी आयनिक क्रिस्टल में धनायन की त्रिज्या और ऋणायन की त्रिज्या का अनुपात क्या कहलाता है बताइए? त्रिज्या अनुपात कहलाता है। इसको रेडियस रेशियो कहते हैं इंग्लिश में। ओके ना? ठीक, फिर एक बार बताइए क्या? धनायन और ऋणायन की त्रिज्याओं का अनुपात, बोल दीजिए बेटा। धनायन और ऋणायन की त्रिज्याओं का अनुपात त्रिज्या अनुपात कहलाता है। ये तो बहुत सिंपल सी बात होगी कि मैं समझ गया, कोई जरूरत दिक्कत नहीं है कि धनायन और ऋणायन की त्रिज्या का अनुपात क्या हो जाएगा? त्रिज्या अनुपात हो जाएगा। लेकिन जरूरत क्या है? हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको बताइए? ये सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है। देखिए, हम त्रिज्या अनुपात को इसलिए पढ़ रहे हैं कि जैसे आपको त्रिज्या अनुपात किसी का पता चल जाए, जैसे हमने किसी की भी धनायन की त्रिज्या ज्ञात कर ली, हमारे पास ऋणायन की त्रिज्या है, इन दोनों की सहायता से आप बताओ क्या निकाल पाएंगे? त्रिज्या अनुपात। अब जो आपके पास त्रिज्या अनुपात आ जाए, उस त्रिज्या अनुपात की सहायता से आप उपसह संयोजन संख्या निकाल सकते हैं। उपसह संयोजन संख्या। उपसह संयोजन संख्या क्या है? आपको हमने पहले लेक्चर में बता चुका हूं कि किसी भी क्रिस्टल में एक गोले के चारों तरफ जितने पड़ोसी गोले होते हैं उसको उपसह संयोजन संख्या कहा जाता है। तो देखिए, हम त्रिज्या अनुपात की सहायता से उपसह संयोजन संख्या ज्ञात कर सकते हैं। एक काम इसका ये हो गया। दूसरा बताएं आपको और क्या हो सकता है इससे? दूसरा इससे हो सकता है कि उसकी संरचना कैसी है। कोई आपको हमने क्रिस्टल दे दिया और क्रिस्टल की हमने धनायन और ऋणायन की आपको त्रिज्या दे दी, और आपसे पूछ ले पेपर में कि किसी भी आयनिक क्रिस्टल में धनायन की त्रिज्या इतनी है, ऋणायन की त्रिज्या इतनी है, तो बताइए उसकी संरचना कैसी होगी? तो वो भी आप त्रिज्या अनुपात की सहायता से ही निकाल पाएंगे। तो आया समझ में कि नहीं आया कि त्रिज्या अनुपात का इंपॉर्टेंस क्या है? परिभाषा तो बहुत सिंपल है, लेकिन इसके अनुप्रयोग क्या है हमारे लिए वो जरूरी है। धनायन की त्रिज्या और ऋणायन की त्रिज्या का अनुपात क्या कहलाता? त्रिज्या अनुपात। लेकिन हम इससे क्या क्या निकाल सकते हैं? उपसह संयोजन संख्या निकाल सकते हैं, उसकी संरचना कैसी है हम ये बता सकते हैं। ठीक है ना? हम इसके लिए एक टेबल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? टेबल बनाएंगे। उस टेबल के माध्यम से आप देख लेंगे, उसमें कर दिया जाएगा कि यहाँ से यहाँ तक अगर त्रिज्या अनुपात है तो ये होगा, और यहाँ से यहाँ तक है तो ये होगा। ठीक है? तो ध्यान दीजिए, अभी हमने आपको बच्चों समझा दिया कि हमारा जो त्रिज्या अनुपात है वो क्या होता है। एक बार आप बोल सकते हैं, धनायन और ऋणायन की त्रिज्याओं का अनुपात त्रिज्या अनुपात कहलाता है। त्रिज्या अनुपात की ज़रूरत क्या पड़ती है? त्रिज्या अनुपात की सहायता से हम किसी भी क्रिस्टल की उपसह संयोजन संख्या, किसी भी क्रिस्टल की आकृति किस तरीके की होगी वो हम पता कर सकते हैं। ठीक है ना? अब जैसे मान लीजिए आपको ये लिखा हुआ है, अगर त्रिज्या अनुपात का मान 0.155 से लेकर के 0.225 के बीच में आता है, अगर ये वैल्यू आ जाए तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो कितना होगा? 3, और उसका जो स्ट्रक्चर है वो समतल त्रिकोणीय होगा। अगर इनके बीच में आ जाए तो उपसह संयोजन संख्या 4 और चतुष्फलकी होगा वो। ठीक इसी तरीके से आप इन सब से पता कर सकते हैं। ठीक है ना? ये कैसे आते वो तो मैं डेरिवेशन आपको उसमें बता चुका हूँ कि ये 1.5 कैसे आया था। देखिए सॉल्यूशन, अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो पता है कि इसमें A धनायन और B ऋणायन की त्रिज्या क्रमशः 88 और 200 है। तो लिख सकते हैं R धनायन बराबर 88 पिकोमीटर। अगर मैं R ऋणायन की बात करूं तो वो हो जाएगा कितना? 200 पिकोमीटर। तब निकाल दीजिए त्रिज्या अनुपात। सूत्र क्या होता है? R धनायन बट्टे R ऋणायन। धनायन का मान कितना है? कितनी है त्रिज्या? 88, और ऋणायन की 200। करेक्ट? कर दीजिए कैंसिल। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, ये आ गया। क्या हुआ? अब इधर देख लीजिए, त्रिज्या अनुपात आपका निकल के आ गया
22/50 और चाहो तो और कैंसिल कर लो, ये आ जाएगा 11 बट्टे कितना 11 बट्टे ये बन जाएगा बेटा, या फिर ऐसा कर लीजिए इसमें ये हमारा कितना है यहाँ पर 22/50। ठीक, 2 का गुणा नीचे कर लो, 2 का गुणा ऊपर कर लो, 22 दूनी 44 और 50 दूनी 100, भाग ना देना पड़े इसलिए ये कर दिया। बताइए, जानते होंगे कि नीचे एक के पीछे जितने भी जीरो होते हैं ऊपर उतने डिजिट काउंट करके उसके आगे दशमलव लगाते हैं, तो 0.44 ये त्रिज्या अनुपात निकल के आ गया। अब बताओ इसमें से फाइंड करिए कि ये जो मान है 3 अंकों में लाना चाहो तो एक 0 लगा लो। ठीक है, तो ये मान कौन सी कैटेगरी में आएगा? आप देखेंगे 4 बराबर है, यहाँ 1 है परंतु यहाँ 4 है, इसका मतलब इससे बड़ा हो गया। ये जो मान है वो किसके बीच में लाई करेगा? इनके बीच में लाई करेगा। आप लिख देंगे अतः त्रिज्या अनुपात का मान 0.414 से 0.732 के बीच है। अतः इसकी उपसह संयोजन संख्या का मान कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो उसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा? अष्टफलकीय। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अब आगे की बातें अगले लेक्चर में करेंगे और